यूपी बोर्ड के प्रश्न पत्रों को हल करने की श्रृंखला में मैं आज कक्षा 10 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर वर्ष 2023 में यह क्वेश्चन पेपर पूछा गया था और यह क्वेश्चन पेपर है सेट नंबर 2 और इस क्वेश्चन पेपर का कोड है 817 DI। इसी क्वेश्चन पेपर को मैं हल करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर पार्ट ए दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 1 से लेकर के 3 तक आपका अनसीन पैसेज, जो कि अनसीन पैसेज यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है, वो हल करते हैं। सबसे पहले तो इस पर जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, सबसे पहले विद्यार्थी इस पैसेज को एक बार अवश्य पढ़ लें और उसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर दें। जैसे पहला क्वेश्चन है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज। अब ये सेम लाइन आप पैसेज में खोजने का प्रयास करिए। तो सेम लाइन देखिए, फर्स्ट लाइन में ही दिया है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज। एकदम हूबहू लाइन आपका मिल गया है। An old man was distressed because. An old man was distressed because. अब उसका आंसर दिया हुआ है, His sons always quarreled with one another. उसके बेटे एक दूसरे से सदैव झगड़ा करते थे। तो ये चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में सेम ये ऑप्शन दिया होगा, एक ऑप्शन ये दिया होगा। तो हम देखते हैं कि ये A, B, C, D में से कौन सा है जिसमें वन अनदर का जिक्र हुआ है। तो वन अनदर यहाँ जिक्र हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सी, हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर। यहाँ पर भी लिखा है हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड विथ वन अनदर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, इट मीन्स ही वाज। अब यहाँ पर आपसे डिस्ट्रेस्ड शब्द का मीनिंग पूछा है कि डिस्ट्रेस्ड शब्द का मीनिंग हैप्पी है, हेल्पफुल है, एंग्री है या सैड है। अब आप इस पैसेज की जो फर्स्ट लाइन है, इसी फर्स्ट लाइन से ये 1 और 2 दोनों क्वेश्चन इसी पहले लाइन से ही पूछा है। तो इस पहले लाइन का पहले आप हिंदी अर्थ निकालने का प्रयास करिए, अपने आप डिस्ट्रेस्ड का मीनिंग पता चल जाएगा कि एक बूढ़ा आदमी, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड। तो एक बूढ़ा आदमी डिस्ट्रेस्ड था क्योंकि उसके बेटे सदैव एक दूसरे से झगड़ा करते थे। तो उसके बेटे यानी कि बूढ़े आदमी के बेटे सदैव एक दूसरे से झगड़ा करते थे। तो इसका मतलब कि बूढ़ा आदमी क्या होगा, दुखी होगा। तो दुखी का शब्द अर्थ लिए हुए कौन सा शब्द है, हैप्पी, हेल्पफुल, एंग्री, सैड। सैड है। तो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सैड। तो डिस्ट्रेस्ड शब्द का मतलब है सैड। चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक। अब यहाँ पर पूछा है कि वीक शब्द का अपोजिट, वीक माने कमजोर होता है, तो कमजोर का विलोम क्या होगा, मजबूत होगा। तो अब आप इस पैसेज में वीक का अपोजिट यानी कमजोर का विलोम शब्द, मजबूत शब्द का अर्थ लिए हुए अंग्रेजी शब्द ढूंढने का प्रयास करिए। और यहाँ पर मैंने देखिए पहले से सर्किल कर रखा है स्ट्रांग। तो वीक माने कमजोर और स्ट्रांग माने मजबूत। तो आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा सी, स्ट्रांग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 to 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक आपका ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि हिज फ्रेंड, उसके बाद गैप दिया हुआ है, बिफोर ही रिच्ड देयर। तो ये मैं पहले भी 2024 का जब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा था तो इस तरह का प्रश्न 2-3 सेट में पूछा जा चुका है कि अगर कोई सेंटेंस बिफोर से ज्वाइन होता है, देखिए बिफोर के पहले एक सेंटेंस है और बिफोर के बाद ये दूसरा सेंटेंस है। तो ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट है, यानी वर्ब का यहाँ पर सेकंड फॉर्म आया हुआ है। तो बिफोर के जो बाद वाला सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट होगा और उसके पहले वाला जो होगा वह पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट होगा।
तो अब चारों ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन पास्ट परफेक्ट में है। गोज ये तो प्रेजेंट में है, वेंट ये पास्ट इंडिफिनिट में है, हैड गॉन ये पास्ट परफेक्ट में है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर। इसका पहले हिंदी अर्थ समझिए। यह एक वाक्य के लिए एक शब्द जैसा सेंटेंस है। इसमें पूछा है कि यदि आप और अधिक कुछ नहीं चाहते हैं, इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर, यदि आप और अधिक कुछ नहीं चाहते हैं तो यू आर, तो आप क्या हैं? सेटिस्फैक्टरी हैं, सेटिस्फाइंग है, डिससेटिस्फाइड है कि सेटिस्फाइड है। यानी इसका मतलब आप संतुष्ट हैं, आपको और अधिक कुछ नहीं चाहिए, जितना आपके पास है उतने से ही आप क्या हो, संतुष्ट हैं, और अधिक आपकी इच्छा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेटिस्फाइड, क्योंकि आपको और अधिक कुछ नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सेटिस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, चूज द राइट अरेंजमेंट। अब यहाँ पर आपका शब्द कुछ दिया हुआ है, जैसे सी, लॉट, ए, मनी, ऑफ, बारोड, हैज, देम, फ्रॉम। तो इन सभी शब्दों को सही क्रम में रखकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है। तो देखिए, इस सेंटेंस को मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट खोजना पड़ेगा, फिर वर्ब खोजना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट खोजना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट इसका क्या हो सकता है? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो ये सी, देखिए ये सी आपका प्रोनाउन है। तो देखिए सी किस में है? ए ऑप्शन में सी दिया हुआ है, बी में नहीं दिया है, सी में भी नहीं दिया है, डी में दिया है। तो दो ऑप्शन में सी दिया है। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब खोजिए। वर्ब इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आया हुआ है। देखिए हैज आपका इसमें सहायक क्रिया है और बारोड आपका यहाँ पर मुख्य क्रिया है। तो सहायक क्रिया पहले रहेगी और मुख्य क्रिया उसके बाद रहेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि सी के बाद हैज आएगा और हैज के बाद बारोड आएगा। अब हम ये दो ऑप्शन बचे हुए थे, देखिए सी, हैज, फ्रॉम, ये तो गलत हो गया, पूरा पूरा गलत हो गया। डी वाला देखिए सी, हैज, बारोड, सी आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज बारोड आपका वर्ब हो गया, ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, स्पेलिंग बेस्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। ये 4 शब्द की स्पेलिंग दिया हुआ है, इसमें से पूछा है कि किस शब्द की स्पेलिंग मिस स्पेल्ड है, यानी कि गलत है। अब दिया है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस, इम्पॉसिबल, इम्पैक्ट। सबसे पहले ए ही बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि यह गलत है। इम्पोर्टेंट ये गलत है, इम्पोर्टेंस ये सही है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल असंभव ये तो सही है, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट प्रभाव ये भी सही है। ये ई की जगह ए होना चाहिए, इम्पोर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ये गलत स्पेलिंग लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ग्रामर का लास्ट क्वेश्चन है, फिल इन द गैप विथ ए सुटेबल प्रीपोजिशन। आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन भरना है। फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए आप एमंग और बिटवीन का प्रयोग पढ़े होंगे, तो यहाँ पर फल बांटने की बात हो रही है, और कितने बच्चों के बीच बांटने की बात हो रही है? 5 बच्चों के बीच में। तो अगर 2 का जिक्र है तो बिटवीन का प्रयोग होगा, और 2 से ज्यादा का जिक्र है तो एमंग का प्रयोग होगा। तो बिटवीन और एमंग इसका यूज आप पढ़े होंगे। तो फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दोज 5 बॉयज, क्योंकि यहाँ पर 5 लड़के हैं, 2 से अधिक लड़के हैं, तो इसलिए आपका यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? एमंग। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है डी, एमंग। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपका प्रोज पैसेज दिया हुआ है। ये प्रोज पैसेज यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है कि बट सडनली अ स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। ये आपका अ लेटर टू गॉड से 3-4 लाइन दिया हुआ है, और उसी ये जो लाइन दिया हुआ है उसी पर आधारित ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 डायरेक्ट हम देखते हैं कि अलोंग विद द रेन। अब इस शब्द को प्रश्न में खोजिए, अलोंग विद द रेन। अब यहाँ पर देखिए
along with the rain, यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद ये इसमें ज्वाइन हो जाएगा। वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल यहाँ है, बिगिन टू फॉल यहाँ है, बिगिन टू फॉल यहाँ पर है, बिगिन टू फॉल यहाँ है, और ये अलॉन्ग विद द रेन यहाँ है, अलॉन्ग विद द रेन यहाँ है। तो बचा क्या? हेल स्टोन। तो हेल स्टोन देखिए ऑप्शन में दिया है, जरूर दिया है, स्टोन्स, हेल स्टोन्स, सिल्वर कॉइन्स, पर्ल्स। तो 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है द कॉर्नफील्ड बिलोंग टू, ये जो कॉर्नफील्ड था या किसका था? पोस्टमैन का, पोस्ट मास्टर का, स्मॉल बॉयज का, लेंचो का। तो ये तो लेंचो का था। तो 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है और 11 से लेकर 13 तक ये आपका प्रोज सेक्शन से ही पूछा गया है कि नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक। देखिए ये नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक चैप्टर से लिया गया है। तो नेल्सन मंडेला प्रथम अश्वेत क्या बने थे? प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने थे दक्षिण अफ्रीका के। तो राष्ट्रपति की अंग्रेजी क्या होती है? प्रेसिडेंट। तो नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है महासीर इज अ लार्ज फिश, महासीर नामक एक बड़ी सी मछली होती है, फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ, ये किस नदी के ताजे जल में पाई जाती है? ये कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, गंगा। तो ये आप चैप्टर पढ़े होंगे कुर्ग, तो ये इसका है कि इस करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कावेरी। महासीर जो एक लार्ज फिश है वो कावेरी के फ्रेश वाटर में पाई जाती है। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि द बस फेयर यानी बस का किराया कितना था वली के गांव से टाउन तक जाने का? बस का किराया कितना था? 30, 40, 50, 20। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 30। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 ये दोनों क्वेश्चन आपका पोएट्री सेक्शन पर बेस्ड है। आपके सिलेबस में से दिए गए एक पोयम को यहाँ पर लिया गया है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है कि हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन्स, ये जो लाइन है इसका स्पीकर कौन है, यानी कि यह लाइन कौन बोल रहा है? लीडर बोल रहा है? नो। टीचर बोल रहा है? नो। पोएट, हाँ ये सही है कि इस लाइन को कौन बोल रहा है, स्पीकर कौन है? पोएट है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है सी द पोएट। क्वेश्चन नंबर 15 है इन द स्पीकर्स ओपिनियन, यानी कि जो इस लाइन इन लाइनों का स्पीकर है, वक्ता है, उसके विचार से द वर्ल्ड विल एंड इन, संसार का अंत कैसे होगा? देखिए यहाँ पर सम से, ये पोएट का विचार नहीं है, ये सम लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत फायर में हो जाएगा, आग की वजह से हो जाएगा। सम से कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आइस में हो जाएगा, बर्फ में हो जाएगा। तो ये आग में दुनिया का अंत होगा, कुछ लोगों का कहना है, बर्फ में दुनिया का अंत हो जाएगा, कुछ लोगों का कहना है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन जहां तक मैंने डिजायर को टेस्ट किया है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं मेरा मत उन लोगों के पक्ष में है जो फायर की बात करते हैं। तो इसका मतलब जो स्पीकर है, स्पीकर के अनुसार दुनिया का अंत किसकी वजह से होगा? फायर की वजह से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए आइस, ऑप्शन बी फायर, ऑप्शन सी बोथ आइस एंड फायर, आइस और फायर दोनों से दुनिया का अंत होगा, डी नाइदर आइस नॉर फायर, न तो बर्फ से न तो आग से। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा जो है कि स्पीकर का ओपिनियन क्या है, यानी कि वक्ता के विचार में। तो अगर हम ये सी वाला कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि दुनिया का अंत तो आइस से भी होगा, फायर से भी होगा, लेकिन ये आइस और फायर वाली बात जो है कि ये लोग कौन कह रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि फायर से होगा, कुछ लोग कहते हैं कि आइस से होगा। लेकिन पोएट स्पीकर का क्या ओपिनियन है? स्पीकर का ओपिनियन लास्ट लाइन में दिया है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फायर। क्वेश्चन नंबर 16 है हरि सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक, हरि सिंह को पता नहीं था कि कैसे भोजन पकाया जाता है, बट टोल्ड दैट, लेकिन उसने कहा कि ही कुड कुक, वह भोजन पका सकता था। क्योंकि ऑप्शन ए दिया है ही वांटेड वर्क एंड फूड, उसे काम चाहिए था और भोजन चाहिए था। दूसरा विकल्प दिया है ही वांटेड सम प्लेसेस टू स्लीप फॉर ए नाइट, रात में सोने के लिए उसे कुछ जगह चाहिए था। तीसरा है कि ही वांटेड टू ट्रेन अनिल एज ए कुक, वह अनिल को एक रसोइया के रूप में प्रशिक्षित करना चाहता था। चौथा विकल्प दिया है ही वांटेड टू लर्न कुकिंग,
वह कुकिंग सीखना चाहता था। तो चारों आंसर में से कौन सा विकल्प सही होगा? अब आप सभी इस चैप्टर को पढ़े हैं, एक निष्कर्ष पर पहुंचे भी होंगे कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ही वांटेड वर्क एंड फूड। उसे वर्क चाहिए था और भोजन चाहिए था, इसीलिए उसने वो झूठ बोला था कि ही कैन कुक। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ डॉग, यानी कि ट्रिकी, कुत्ते का जो ट्रीटमेंट हो रहा था, इलाज हो रहा था, तो उस ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर ने उसको क्या किया था? ऑप्शन ए, ऑपरेटेड द डॉग, उसको ऑपरेशन किया था। बी, गेव द डॉग मेनी थिंग्स टू ईट, कुत्ते को खाने के लिए बहुत सारी चीजें दिया था। और सी दिया है केप्ट एन आई ऑन द डॉग, कुत्ते पर उसने नजर रखा। गिविंग हिम नो फूड, उसे कोई भोजन नहीं दिया बट प्लेंटी ऑफ वाटर, यही लाइन इसका करेक्ट आंसर है। उसने कुत्ते पर डॉग पर नजर रखा, उसे कोई भोजन नहीं दिया और उसे पर्याप्त वाटर पानी दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है एब्राइड्स मदर गिफ्टेड हिम ए बुक इन टाइटल। देखिए, रिचर्ड एब्राइड की माँ एब्राइड को कौन सा बुक गिफ्ट में दी थी? ये है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट कुछ दिया हुआ है, ये चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए, इसमें मटिल्डा और नेकलेस की बात हो रही है। तो आप इस चैप्टर को जब पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि मटिल्डा जो नेकलेस उधार लेती है वह आर्टिफिशियल लेती है। उधार जो लेती है वो आर्टिफिशियल लेती है, और जो रिटर्न करती है वो रियल डायमंड का बना होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि मटिल्डा लोइजेल जो नेकलेस बारो करती है वह आर्टिफिशियल डायमंड का बना हुआ था, और जो रिटर्न करती है वो रियल डायमंड का बना हुआ था। तो यहाँ वही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मटिल्डा बारोड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, ये रियल डायमंड का तो बारो नहीं की थी, ये तो गलत हो गया। बी है कि मटिल्डा बारोड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, ये भी गलत है। और सी है कि मटिल्डा बारोड ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, ठीक है, आर्टिफिशियल डायमंड को बारो की थी लेकिन रिटर्न ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल, ये गलत है, क्योंकि आर्टिफिशियल बारो भी की थी, आर्टिफिशियल रिटर्न भी की थी, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी देखते हैं, मटिल्डा बारोड ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड। देखिए, यहाँ पर आर्टिफिशियल डायमंड को बारो करती है और रियल डायमंड का जो नेकलेस था वो उसको रिटर्न करती है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 है नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। तो नंबरदार रामलाल को 7 संतानें थी, और उसमें कितने बेटे थे कितनी बेटियां थी वो पूछा है। तो अगर आपको याद है कि 4 डॉटर्स थी 4 बेटियां थी, तो देखिए इसमें 5 बेटी लिखा है, इसमें 2 डॉटर्स लिखा है, इसमें 4 डॉटर्स लिखा है, इसमें 3 डॉटर्स लिखा है। तो 4 डॉटर्स वाला ऑप्शन ये है, यानी 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी आपका रीडिंग सेक्शन है और बड़ा ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। अभी तक आप पार्ट ए देख रहे थे जिसका उत्तर आपको OMR पर देना था। अब आपको पार्ट बी वाला पूरा सेक्शन, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और आपका लिटरेचर, ये चारों सेक्शन आपको आपके आंसर बुक जो आपको उपलब्ध होगी उस पर इसका उत्तर देना है। तो रीडिंग सेक्शन से आपको 7 नंबर का क्वेश्चन आंसर आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपके सामने एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है, मतलब आपके टेक्स्ट बुक से यह पैसेज नहीं है, तो अनसीन पैसेज है। तो इस अनसीन पैसेज के नीचे ABCD 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चारों क्वेश्चन को हम इस पैसेज में खोजने का प्रयास करते हैं कि चारों क्वेश्चन का इस आंसर इस पैसेज में कहाँ पर मिलता है। तो आपको यह सलाह दी जाती है कि आप इस पैसेज को एक बार जरूर पढ़िए। और एक दूसरी सलाह आपको दी जाती है कि जैसे आप इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, तो जैसे ये ए वाला क्वेश्चन है, तो ये दिया है कि व्हाई डू वी समटाइम्स एनवी रिच पीपुल। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको खोजना है। तो एक तरीका है कि आप पूरे पैसेज का हिंदी अर्थ निकालें, क्वेश्चन का हिंदी अर्थ निकालें, फिर खोजने का प्रयास करें। एक दूसरा तरीका है कि आप
इन शब्दों को पैसेज में खोजिए कि ये शब्द कहाँ पर दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी समटाइम्स एनवी रिच पीपुल, कभी कभी हम लोग धनी लोगों से ईर्ष्या क्यों करते हैं। इनवी माने ईर्ष्या करना, रिच पीपुल माने धनी लोगों से। तो आप पैसेज में वी समटाइम्स एनवी रिच पीपुल इनको खोजिए। देखिए इसका आंसर यहां से मिल रहा है, वी एनवी रिच पीपुल, क्वेश्चन में भी है, वी यहाँ है, एनवी है, रिच पीपुल। तो वी एनवी रिच पीपुल, तो इसका आंसर आप यहां से लिखेंगे। बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको समझिए कि वी एनवी रिच पीपुल who have not to work for their living but can do just what they please all the year round। यहां तक इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर ये जो ए वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर देंगे। ये हो गया आपका। अब चलते हैं बी क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव्स अस। देखिए अब इस प्रश्न में कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन्हीं शब्दों को आप पैसेज में खोजने का प्रयास करिए। जैसे यहाँ पर लिखा है द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव्स, तो द फर्स्ट थिंग पहले खोज लीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है द फर्स्ट थिंग, मिल गया आपको, तो आपको हुबहू इस प्रश्न का भी आंसर मिल गया। तो इसका आंसर यहां से लिखिएगा द फर्स्ट थिंग वर्क डज फॉर अस इज टू गिव अस हैप्पीनेस, द वर्क गिव्स अस सेल्फ रिस्पेक्ट। तो सेकंड का आंसर यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा, यानी बी का आंसर। अब चलते हैं इसी रीडिंग सेक्शन के जो पहला क्वेश्चन है उसका सी क्वेश्चन। सी है कि हु डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर, सबसे अच्छा चरित्र कौन विकसित करता है। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे अच्छा शब्द खोजिए बेस्ट कैरेक्टर वाला। ये बेस्ट कैरेक्टर यहाँ लास्ट में देखिए लिखा है पैसेज में, डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर, डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर, क्वेश्चन में भी है डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर। तो इसका मतलब ये लास्ट लाइन के लास्ट में लिखा है, तो इसका आंसर थोड़ा सा एक दो लाइन पहले से होगा। तो यहाँ पर देखिए रेगुलर वर्क हेल्प्स us in building up character, it teaches us such good habits as punctuality, carefulness, faithfulness in work, it is the man who works, वह व्यक्ति जो काम करता है, not the idler, idler नहीं जो सुस्त होकर बैठता है, that as a rule नियम के अनुसार develops the best character, वो सबसे अच्छा चरित्र विकसित करता है। तो इस सी का आंसर आपका यहां से लास्ट तक होगा। अब चलते हैं इसी पैसेज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो दिया है कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क्स। देखिए इसमें अपोजिट पूछा है, अपोजिट माने क्या होता है, विलोम शब्द, और किसका विलोम पूछा है, द मैन हु वर्क्स, वह आदमी जो काम करता है। तो एक तो आदमी वह हो गया जो काम करता है, और दूसरा आदमी वह हो गया जो काम नहीं करता है, सुस्त रहता है, आलसी होकर के बैठता है। तो इसी लास्ट लाइन में दिया है कि इट इज द मैन हु वर्क्स, तो यह वह व्यक्ति होता है जो काम करता है, नॉट द आइडलर, इसी का उल्टा यहां दिया है तो आइडलर। तो इसका आंसर क्या होगा, आइडलर। तो द मैन हु वर्क्स का अपोजिट क्या होगा, आइडलर। तो इसको आप लिख दीजिए द मैन हु वर्क्स डैश देकर के लिख दीजिए आइडलर। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये इस तरीके से आपका 7 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर का ए, 2 नंबर का बी, 2 नंबर का सी और 1 नंबर का आपका ये डी। तो रीडिंग सेक्शन 7 नंबर का कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं ग्रामर सेक्शन की तरफ। अभी हमने 20 नंबर का OMR पर उत्तर देने वाला प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्नों को हल किया। 7 नंबर जो आपको आंसर बुक में लिखना था रीडिंग सेक्शन हल किया। अब हम 10 नंबर का क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन को हल करेंगे। यहाँ पर ए दिया हुआ है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये मोहन सेड टू सीमा प्लीज हेल्प मी, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। बी दिया है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है कि आई एम राइटिंग अ लेटर। सी पंचुएट करना है, सी सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू गोवा। और डी जो है कि ये ट्रांसलेशन आपका दिया हुआ है कि वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है, इस तरीके से। तो चलते हैं हम ग्रामर सेक्शन को, 10 नंबर का ये जो सेक्शन है इसको हल करते हैं। चलते हैं अब ग्रामर सेक्शन को हल करते हैं। अभी हमने क्वेश्चन पेपर में सेट 2 में ग्रामर सेक्शन का पहला क्वेश्चन देखा कि उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना था। ये दिया है कि मोहन सेड टू सीमा, कामा इन्वर्टेड कामा में
प्लीज हेल्प मी। तो यह सेंटेंस आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, ये चूंकि प्लीज वाला सेंटेंस आया हुआ है तो ये रिक्वेस्ट किया गया है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो हो जाएगा मोहन, और सेड टू को हम जब बदलेंगे तो बदल देंगे रिक्वेस्टेड में, REQUESTED। और ऑब्जेक्ट क्या है आपका, सीमा। और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कनेक्टिव वर्ड लगाएंगे टू, ये प्लीज को हटा देंगे, हेल्प का हेल्प लिखेंगे, और मी चूंकि फर्स्ट पर्सन है और ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, मोहन के अनुसार, और इसीलिए मी बदलेगा जब मोहन के अनुसार तो हो जाएगा हिम। दूसरा क्वेश्चन है कि आई एम राइटिंग अ लेटर, ये इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ये देखिए, आई आपका सब्जेक्ट है, आई एम राइटिंग आपका वर्ब है, ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, और यह सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ले आते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो यहां पर लिखेंगे अ लेटर, ये सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे वर्ब को। तो अ लेटर के अनुसार हम इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे कि एम लगाएंगे, अब आपको समझ में आ गया, इज लगाएंगे। तो एम की जगह हमने क्या लिख दिया, एज, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट चेंज हो गया। ING जब इसका बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, BEING, बीइंग हो गया। बचा राइट, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन। ठीक, और आई बचा, तो आई को लास्ट में ले जाएंगे तो हो जाएगा बाई मी। सी क्वेश्चन है, सी नंबर वाला, इसको पंचुएट करना है। तो पंचुएट करने में आपको पता है कि आपको पंचुएशन में क्या क्या करना होता है। जैसे उसमें कहाँ पर कामा लगेगा, कहाँ डबल इन्वर्टेड कामा लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ कैपिटल लेटर रहेगा, कहाँ इंट्रोगेशन मार्क रहेगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो इन्हीं सभी नियमों को ध्यान देना होता है। तो जैसे यहाँ लिखा है, सी सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू गोवा, तो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सी, और सी का हमने यस क्या किया, कैपिटल लेटर में किया, यहाँ स्मॉल में दिया है, कैपिटल में किया। उसके बाद उतारिए सेड टू मी, ये डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम ठीक कामा देंगे और फिर क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा करेंगे। अब ये उसी ने मी से कहा, अब उसके द्वारा कही गई बात ये डबल इन्वर्टेड कामा में रखा जाएगा। तो हैव का एच हम कैपिटल करेंगे, हैव यू ईवर बीन टू गोवा का जी कैपिटल कर देंगे, और ये क्वेश्चन मार्क दे देंगे, और इस तरीके से हम कामा बंद कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये 2 नंबर मिल जाएगा। अब हम चलते हैं ग्रामर सेक्शन में डी की तरफ, और जी ये 4 नंबर का ट्रांसलेशन आपको यहाँ पर बनाने के लिए दिया गया है, और 4 सेंटेंस है भी। जैसे एक सेंटेंस यहाँ है कि वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, दूसरा सेंटेंस है। तीसरा है, कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और चौथा है, वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर है। तो 4 सेंटेंस है और ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश, और ये 4 नंबर का है। तो एक तरफ से हम इसको बनाते हैं कि वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है, यानी कि कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया है। तो वर्षा ऋतु को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, रेनी सीजन, RANY। सीजन को ऋतु कहते हैं, यानी ऋतु को सीजन कहते हैं। तो वर्षा ऋतु का हमने लिख दिया रेनी सीजन, और है वर्षा ऋतु का हमने बना दिया, है का क्या होगा, इज। रेनी सीजन इज अच्छी होती है ना, बेटर। रेनी सीजन इज बेटर। अब बचा क्या, अच्छी का भी बन गया, अच्छी और होती है बन गया। वर्षा ऋतु का रेनी सीजन, है का होती है का इज, और अच्छी होती है का बेटर। तो रेनी सीजन इज बेटर, और बेटर कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगेगा, देन। तो रेनी सीजन इज बेटर देन, सभी ऋतुओं से, देन ऑल अदर
सीजन्स। तो इस तरीके से सेंटेंस 1 बन गया कि वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। रेनी सीजन इज बेटर देन ऑल अदर सीजन्स। इसको एक तरीके से और बन सकता है कि रेनी सीजन इज द बेस्ट ऑफ ऑल सीजन्स। अब सेकंड सेंटेंस है चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। देखिए हरियाली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रीनरी। ग्रीन से ग्रीनरी बना है, ग्रीनरी। ग्रीनरी तो हरियाली का हो गया, ग्रीनरी हो गया। और दिखाई देती है, दिखाई देती है, देती है दिखाई, इसको पहले बनाइए, चारों ओर को एकदम लास्ट में ले जाइएगा। तो ग्रीनरी इज सीन, ग्रीनरी हरियाली, इज सीन माने दिखाई देती है, और चारों ओर का क्या हुआ? ऑल अराउंड। ग्रीनरी इज सीन ऑल अराउंड। इसके बाद दिया है कि कृषि के लिए, यानी फॉर एग्रीकल्चर, लिए का फॉर होगा। तीसरा सेंटेंस बना रहे हैं वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा का मतलब रेन। वेरी इंपॉर्टेंट इज, इस तरीके से बनेगा। तो वर्षा का क्या हो जाएगा? रेन। वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है कृषि के लिए, ये लास्ट में जाएगा, ये सेक्शन लास्ट में जाएगा। आप सिर्फ पहले बनाइए कि वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए। फॉर एग्रीकल्चर, रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्षा, रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। वर्षा, कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद लास्ट सेंटेंस बचा कि वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर है। तो वर्षा का क्या होगा? रेन, और एंड वन का क्या होगा? फॉरेस्ट। अच्छा, वर्षा और बन गया, वर्षा और वन बन गया है। अब है का बनाइए, आर। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। निर्भर, निर्भर का क्या होगा? इंटरडिपेंडेंट, INTERDEPENDENT, इंटरडिपेंडेंट। रेन एंड फॉरेस्ट आर इंटरडिपेंडेंट ऑन, एक दूसरे पर दिया है ना, ऑन ईच अदर। इस तरीके से बन गया आपका ट्रांसलेशन। धन्यवाद।